सो हेलो गाइस, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी फिर से आपके लिए लाया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बेटा हो? कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहली बात यह आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कहाँ से आया, क्या ज़रूरत पड़ी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। सो माय डियर, अगर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की तो आपने पढ़ा होगा, जैसे आप बात करें क्लास 10th की, कहाँ बेटा हो? क्लास 10th पर जाते हैं तो क्लास 10th में आपके सामने एक इक्वेशन आई होगी। क्लास 10th में आपके सामने एक इक्वेशन आई होगी और उसका नाम था क्या बेटा हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे नहीं आई क्या? ऑफ कोर्स आई होगी। क्या आई होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होगी। जब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए होंगे जिनके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे। कुछ ऐसे आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर आए होंगे जिनके रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, और वहीं से क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स की शुरुआत हो गई। वहाँ आपको अंधेरे में रखा गया कि यहाँ पर रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे और आपने समझ लिया कि यहाँ से आगे कुछ है ही नहीं, लेकिन बेटा वहाँ से कौन शुरू होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपने कोई भी इक्वेशन के बारे में डिस्कस या पढ़ा होगा, x² + x + 1 = 0 आ गया। कोई भी इक्वेशन आ गई आपके सामने, क्या है बेटा हो? x² + x + 1 = 0 आ गई। जब आप इसके रूट्स फाइंड कर रहे होंगे तो आपके सामने दो मेथड आए, एक तो आ गया फैक्टर मेथड और एक आ गया कंप्लीट स्क्वायर मेथड। आपने पहले देखा कि क्या इस इक्वेशन में फैक्टर मेथड काम करता है, और नहीं करता तो कहाँ गए? कंप्लीट स्क्वायर मेथड में गए। और कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि उसका एक फॉर्मूला होता है। देखो वैसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड का भी एक अलग ही मेथड है, जिसमें कई स्टेप्स में हम क्या करते थे? रूट्स फाइंड करते थे। लेकिन जब ऐसे इक्वेशंस को या कंप्लीट स्क्वायर मेथड के एक फॉर्मूले को निकाला जाए, फॉर्मूला हमने वहाँ पर फाइंड किया था, और वो क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला माय डियर कुछ ऐसे था कि -b ± √b² - 4ac/2a। अरे आ रहा है ना याद? अब कौन आया होगा, ठीक है ना? ये वो फॉर्मूला था जिससे हम क्या करते थे? किसी भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते थे जिनमें फैक्टर मेथड यूज नहीं होता था। अब देखो बेटा, हम क्या करते थे कि इस इक्वेशन को उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करते थे? कंपेयर करते थे। अरे किया ना कंपेयर, ठीक है ना? और वो क्या थी? ax² + bx + c = 0 थी। जब हमने इस इक्वेशन को इसको कंपेयर किया तो हमें a, b और c की वैल्यूज क्या हो गई? फाइंड हो गई। उन a, b, c की वैल्यूज को हमने क्या किया? इसमें पुट किया। देखो बेटा, यहाँ पर b का मान क्या है? 1 है, तो -1 ± √b², आई मीन 1 का स्क्वायर -4ac और अपॉन में 2a आ गया। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो ये आ गया -1 ± √1 - 3/2, और यहाँ आ गया x = -1 + √−3/2। और जब हमें रूट में माइनस देखा तो क्या हो गए? डर गए। क्या हो गए? डर गए भाई, ये क्या आ गया? और उसी को देखते ही हमने सीधा एकदम डरते एकदम ऐसे ही लिख दिया कि हाँ भाई सर, ये हमसे नहीं होगा, और रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट हो गए। यहाँ पर रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट, यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो कुछ और ही आ गया, ठीक है ना? तो वहाँ तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ तक सॉल्व किया और कह दिया नहीं सर, यहाँ पर तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन बेटा, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम रूट में कभी भी -1 लेते हैं तो उसका मतलब होता है आयोटा, और ये खुद क्या है बेटा? इमेजिनरी नंबर।
इमेजनरी नंबर पढ़ा है ना। अगर रूट में -1 आ जाए तो वो किसको दर्शाता है? इमेजनरी नंबर को दर्शाता है। आई मीन आपके सामने एक ऐसी इक्वेशन मैंने बताई थी आपको कि भाई x² + 1 = 0 है, तो x का कौन सा ऐसा मान होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और वहीं क्या हो गया, बत्ती गुल हो गई, मीटर चालू हो गया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि x का कोई मान हमें ऐसा मिल ही नहीं रहा, x का मान हमें कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा जिसको यहाँ पर पुट करने पर क्या आ जाए, LHS = क्या आ जाए, RHS की आ जाए। क्या बेटाओ, LHS = आ जाए RHS के। क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा है हमें पता ही नहीं किसी संख्या का होल स्क्वायर माइनस में भी आ सकता है। और ऐसे रियल नंबर जिनका स्क्वायर रूट में अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर आ जाए वही क्या कहलाती हैं, इमेजनरी नंबर्स कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं, इमेजनरी नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर बेटा जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, दिमाग हिल गया, भाई क्या करें, इसमें कौन सा नंबर लाएं ऐसा जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। और उसके लिए हमें एक ही ऐसा नंबर फाइंड हुआ, वो है रूट में -1। और इसको ही देखते, भाई ये तो देखा ही नहीं कभी। सो माय डियर, यही क्या था अपना, इमेजनरी नंबर है। क्या है, इमेजनरी नंबर। क्योंकि इसी को अगर जब आप इसमें अंदर पुट करेंगे और इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो ये क्या आएगा, 0 = 0। तो इस इक्वेशन को केवल यही एक ऐसा नंबर, एक ऐसी वैल्यू है x की जो सेटिस्फाई करती है। केवल यही एक ऐसी वैल्यू है जो इसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अनदर कोई वैल्यू जैसी नहीं है जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई। क्योंकि बेटा ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है रियल नंबर्स तक कि जिसका स्क्वायर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जिसका स्क्वायर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ओके माय डियर, तो जब हमने ये पढ़ रहे थे हम, तो एक रूट में -3 आ गया और रूट में -3 आते ही हमारा दिमाग घूम गया और हमने कह दिया कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेटा अब आप आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने, क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने, तो अब इससे लेना देना होगा। तो कभी भी अगर रूट में माइनस आ जाए तो वो किसको दर्शाता है, एक आयोटा को दर्शाता है। ठीक है, अरे भाई रूट ऑफ -3 है, रूट ऑफ -3 को भी आप क्या लिख सकते हो, एक तो रूट में -1 आ गया, एक रूट में कौन आ गया, 3 आ गया। बताओ लिख सकते हो या नहीं? अब कॉस लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। एक तो रूट में -1 आ गया और एक रूट में कौन आ गया, 3 आ गया। इसके बाद रूट -1 को हमने आयोटा कहा था और √3 तो कोई इरेशनल नंबर है, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो। बताओ किसी नंबर के साथ आयोटा आया या नहीं? और आयोटा जब किसी नंबर के साथ आ गया, समझ जाना यही क्या है, यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई मीन इमेजनरी नंबर है। और यही आगे चल के क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। सो माय डियर, यहाँ पर देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा √3 और अपॉन में 2 आ गया। अगर इसको आप अलग अलग लिखना चाहें तो -1/2 ± आयोटा √3/2। और इस प्रकार की नंबर आपको कहीं भी दिख जाएं वही क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। आई मीन ऐसे नंबर जो किस रूप में हो, a + आयोटा b की फॉर्म में हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो जिन नंबरों को हम पिछली क्लासों में अधूरी छोड़ आए, वहीं पर पटक आए, वहीं पर अपने दूसरे के हवाले कर आए, अब वो नंबर्स क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। उन्होंने खुद में ही अपनी ये क्या बना ली, पहचान बना ली। ठीक है माय डियर, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई मीन ऐसे नंबर जिनको आप a + आयोटा b के रूप में डिनोट कर सकते हो, निर्दिष्ट कर सकते हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं।
सो माय डियर, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझ तो गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ऐसे नंबर जिनको हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। देखो बेटा, अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की बात की जाए कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे तो केवल एक ही बात याद रहनी चाहिए कि ये नंबर हमेशा a प्लस आयोटा बी की फॉर्म के ही नंबर होते हैं। ये नंबर हमेशा a प्लस आयोटा बी की फॉर्म के ही नंबर होते हैं, जहाँ पर a और b दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि हम अभी देख रहे थे कि जैसे कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अब पहले तो हमने क्या किया था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक रियल रूट के एग्जिस्ट नहीं करने पर छोड़ दिया, बिल्कुल भी ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन जैसा कि अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने आ गए तो जिसको हमने छोड़ा था उसी का अपना एक महत्व फिर से हमारे सामने आ गया, और फिर से अगर उसका महत्व हमारे सामने आ गया तो फिर से हमें उनको पढ़ने की क्या आ गई, नीड हो गई। और उसी बात को अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्या कहता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ, ध्यान देना, इफ a and b are two real numbers, then a number of the form a plus iota b is called complex number। तो बेटा कोई भी नंबर आपको दिख गया कि वो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म का है, तो वहीं पर आप ये कंफर्म कर लेना कि ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा बेटा इसको z से डिनोट किया जाता है, हमेशा इसको इस तरह लिखते हैं हम, z इक्वस टू a प्लस आयोटा बी हो गया, z इक्वस टू a प्लस आयोटा बी हो गया। और यहाँ पर a और b दोनों कहाँ से लिए गए माय डियर, r से लिए गए, मतलब a और b दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पर रियल नंबर होंगे। अब अगर इस a प्लस आयोटा बी की बात की जाए बेटाओ, तो जो a है यहाँ पर, जो क्या है, a है, इसको तो हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और जो आयोटा बी है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। मतलब ये तो इसका वास्तविक भाग हो गया, रियल पार्ट हो गया किसका, z का। z क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये इसका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया किसका, z का। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी आपको कोई भी संख्या अगर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में दिखे तो वो क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। और बेटा हमेशा याद रखना कि जो r होता है ना, r, ये किसका सबसेट होता है, c का होता है। r किसका सबसेट होता है, c का होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप प्रत्येक वास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या के रूप में भी डिनोट कर सकते हो। प्रत्येक वास्तविक संख्या को आप काल्पनिक संख्या के रूप में डिनोट कर सकते हो। ठीक है ना, जितने भी रियल नंबर्स हैं ना उनको आप कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दर्शा सकते हो। जैसे अब कैसे भाई, ये देखो कोई रियल नंबर 1 आ गया, 1 क्या एक रियल नंबर ही है, अब 1 तो यहाँ केवल 1 ही है, तो इसको भी आप 1 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो। और अगर आयोटा शामिल हो गया तो तुरंत हमें पता लग गया कि ये क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या होगा माय डियर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, तो प्रत्येक रियल नंबर भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर इसी में देखो, अब इनके जो एग्जाम्पल की बात करें
तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिख सकते हो, जैसे ये आ गया 1 + 2 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 + 4 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। -3 - 3 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ही जितने भी आपको a + आयोटा b की फॉर्म में जितने भी आपको नंबर्स दिखें वो सभी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है माय डियर, अगर बात करें इसमें आगे तो आगे पॉइंट है रियल एंड, जो हम बात कर चुके हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कि मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन से पार्ट है जो रियल होता है और कौन सा पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। सो माय डियर, जैसे इसकी बात करेंगे, इफ ए एंड बी आर, if a and b are two real number, and z equals to a plus iota b, v a complex number, then a is called real part of z, which is denoted by real part of z, and b is known as imaginary part of b. Imaginary part of z, which is denoted by imaginary of z। ठीक है बेटा, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आपको आयोटा दिख जाए मतलब वो क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट है, और जो एक सिंगल रियल नंबर दिख रहा है वो क्या है, उसका एक रियल पार्ट है। ठीक है बेटा, मतलब ये तो हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट और ये हो गया इसका रियल पार्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो इस पार्ट को इसका क्या कहेंगे, रियल पार्ट, और इस पार्ट को क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट। और ए और बी दोनों ही क्या है, कोई रियल नंबर है यहाँ पर। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बात करें हमें, तो सबसे बड़ी बात आती है कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से होते हैं, किन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल कहते हैं और किन को हम प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। सो माय डियर, ध्यान देना कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो बना दें, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को अगर हम जीरो बना दें तो उसी को हम कहते हैं उसका क्या, रियल या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर इसके अलावा अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के हम इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो बना दें
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट को जीरो बना दें, आई मीन बी इक्वल टू जीरो हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, प्योरली का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर रियल पार्ट ही आ रहा है तो वो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इमेजनरी पार्ट आ रहा है तो वो इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो लिखो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट लिखना माय डियर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z is called purely real complex number, real complex number if its imaginary part, if its imaginary part V0 and a complex number is called, a complex number is called purely imaginary, is called purely imaginary complex number, imaginary complex number if its real part, if its real part V0। ओके माय डियर, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपसे पूछ ले कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, तो आपको क्या कहना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़रूर इसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी कब होगा, जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब बात करें नेक्स्ट की माय डियर, तो नेक्स्ट आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है, क्योंकि उसी वास्तविक संख्या को आप जीरो आयोटा प्लस करके या ऐड करके लिखे सकते हो, और ऐसा लिखते ही वो क्या बन गई है, कि क्या बन गई माय डियर, वो ही बन गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे तभी तो कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल नंबर है वो किसका सबसेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक रियल नंबर को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम वहाँ पढ़ते हैं रेशनल नंबर में कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में तो होते ही हैं, लेकिन प्रत्येक इंटीजर को भी हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अब अगर बात करें नेक्स्ट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बेटा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि मतलब जैसे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उनका एक आप सेट या समुच्चय बना दें, उसी को हम कहते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कैसे लिख सकते हैं इसको हम, ए सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर is called set of complex number, set of
कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब बेटा सुनो सुनो सुनो, ये क्या कह रहा है कि सेट आपने पढ़ा होगा समुच्चय। सेट होता क्या है, क्या कहता है सेट यही तो कहता है ना कि मतलब वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट का जो आप कलेक्शन करते हो, वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स का जो आप कलेक्शन करते हो वही क्या कहलाता है, सेट। कलेक्शन तो करना पड़ता है ना, किन का, ऑब्जेक्ट्स का। अब उस ऑब्जेक्ट्स में हम नंबर्स भी पढ़ते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे कौन आ गया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन आ गया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसमें क्या होगा भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर शामिल है उसमें, सेट ऑफ होल नंबर है, होल नंबर आ गए, सेट ऑफ इंटीजर है, इंटीजर आ गए, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर आ गए, सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर आ गए उसमें। इसी प्रकार अगर किसी सेट में मतलब किसी ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका भी अगर हम एक सेट बना दें तो वही क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, विच इज डिनोटेड बाई। और इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, विच इज डिनोटेड बाई सी, विच इज डिनोटेड बाई सी। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा भी, जहां पर ए भी कहां से आ रहे हैं, आर से। सो माय डियर, जो सी होता है ना वो क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्याओं का क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। इसी सी को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं का क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है वो क्या आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इनकी इक्वलिटी को कैसे निर्दिष्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी को हम किस प्रकार शो या दर्शा सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेटा देखो, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए, किसकी, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनमें होता क्या है, इसमें बेटा हमेशा कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर किया जाता है। ध्यान देना माय डियर, बिल्कुल इधर कंसंट्रेशन इधर, ठीक है ना, नोट इधर एंड उधर, केवल कहाँ ध्यान देना है, इधर ध्यान देना। ये क्या है, व्हाइट बोर्ड, ठीक है ना, केवल किस पे ध्यान देना है, व्हाइट बोर्ड पर।